नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट और साथ ही साथ अन्य टैट एग्जाम 2020 के लिए हिंदी पेडागोजी से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जांच सकते हैं और देख सकते हैं। तो जब प्रश्न आपके सामने हो तो आप अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर दें। तो ये प्रश्न आप यदि PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होती है? आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर ऑप्शन सी है आगमन, निगमन विधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि व्याकरण शिक्षण की जो विधि होती है वो होती है आगमन और निगमन, दोनों ही व्याकरण शिक्षण की विधि होती है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय क्या है? अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण, या फिर कहें कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण, ये सभी विषय होते हैं द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? जब हम बालक को भाषा के शिक्षण की शिक्षा दे रहे हैं तो उस समय माध्यम राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। तो हम कहेंगे कि मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए मातृभाषा जो होती है उसमें शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से बालक जो है वो अधिगम में उसको सहायता मिलती है और बहुत जल्दी वो बातों को सीखता है। चलिए आगे बात करते हैं। भाषा का मुख्य कौशल होता है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, या डी है उपरोक्त सभी। तो वैसे भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, और चारों ही कौशल जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा के तत्व होते हैं, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, या फिर चिन्ह, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल भाषा के ये तत्व जो होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह सभी होते हैं, क्योंकि भाषा शिक्षण में ये सभी के माध्यम से हम भाषा का शिक्षण प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर कहेंगे कि मातृभाषा जो का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो हम इन सभी में हमारा विकास करता है, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? यहाँ पर आप पालना पे ना जाएं, पालन है वो। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन, या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम चलते हैं निगमन विधि में, और यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन बी निगमन विधि होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन, और डी है समवेत वाचन। तो देखिए जब शिक्षक हाथ में पुस्तक लेकर बच्चों को वाचन करा रहे हैं तो निश्चित वहाँ पर वो वाचन जो रहेगा वो आदर्श वाचन होगा और शिक्षक आदर्श वाचन कराएंगे। तो ऑप्शन बी बनेगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर, आदर्श वाचन। अगला हमारा क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, या स्पष्टीकरण विधि, या फिर ये सभी। तो देखिए माध्यमिक स्तर पर बात हो रही है और गद्य शिक्षण की विधि की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम इन सभी विधियों को प्रयोग में ले सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या फिर इन सभी प्रकार का होता है? तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनका वर्गीकरण हम इन सभी रूपों में कर सकते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। तो ये वर्गीकरण जो था ये किसने किया है? रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, B.S. ब्लूम, या फिर डी है B.O. स्मिथ ने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण जो है ये B.S. ब्लूम का वर्गीकरण है और ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? समवाय विधि, कहानी कथन विधि, सूत्र विधि, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं है।
तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है वो है सूत्र विधि, और इसके लिए हमें चयन करना है ऑप्शन सी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपरोक्त सभी। तो देखिए मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि जो होगी वो होगी अनुकरण विधि, और अनुकरण विधि है यहाँ पर ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, तो दल शिक्षण जो होता है उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? एक से अधिक शिक्षक का अभाव होता है, या 20 शिक्षक, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दल शिक्षण के अंदर शिक्षकों की संख्या एक से अधिक होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, तो भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? मौखिक, लिखित दोनों, या फिर हम कहें कि साहित्यिक। तो हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण का जो मूल आधार है वो मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी, जिसमें दोनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बी एस ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, बी ओ स्मिथ या आई के डेविस। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आई के जो डेविस हैं वो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बी ओ स्मिथ, सॉरी यहाँ पर आई के डेविस हैं, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की कौन सी विधियां होती हैं? प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि, या फिर डी है इनमें से कोई से नहीं। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें रहेंगी अनुवाद विधि, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर व्याकरण का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है तो वो विधि होगी व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि होती है, फर्स्ट है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, और डी है उपरोक्त सभी। तो गद्य शिक्षण के लिए मुख्य विधि जो होती है वो ये सभी विधि होती है, उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक, व्यावहारिक दोनों, या डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति है वो साहित्यिक और व्यावहारिक दोनों ही होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, या फिर निगमन विधि। तो देखिए प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है और इसके विद्यार्थियों के लिए जो विधि उत्तम होगी वो विधि रहेगी आगमन विधि, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में करते हैं तो वो पूर्ण करते हैं कहलाती है स्व अध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन, या फिर डी है मौखिक कार्य। तो उस प्रविधि को हम कहते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन, जहाँ पर विद्यार्थी अपने शिक्षक की देखरेख में अपना अध्ययन कार्य पूर्ण करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला देखते हैं। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, तो जो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है वो कौन सी होगी? पेस्टोलॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैकार्ड विधि, या फिर व्याख्या विधि। तो यहाँ पर लेखन शिक्षण की जो मुख्य विधि नहीं है वो होगी व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है। मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए मातृभाषा जो होती है वो निश्चित हमारे परिवार, माँ, पिता सभी की भाषा हो जाती है और उसी को हम मातृभाषा कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी की भाषा। चलिए गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है व्याख्या, स्पष्टीकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गद्य शिक्षण के लिए प्रभावशाली प्रविधि जो होगी वो हो जाएगी स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, तो देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं
मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखो और लिखो जो शिक्षण विधि है ये हम निबंध रचना में प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है मॉरिसन, किलपैट्रिक, बी.एस. ब्लूम या फिर किलपैट्रिक। तो यहाँ पर बी.एस. ब्लूम मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं, बी.एस. ब्लूम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की जो विधि नहीं है कौन सी नहीं होगी? रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, गीत अभिनय विधि या फिर अनुकरण विधि। तो कविता शिक्षण की जो विधि नहीं होगी वो होगी अनुकरण विधि। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान कौशल, ज्ञान उपयोग या फिर मनोरंजन। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, तुलना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण या संवेद वाचन। तो यहाँ पर हम देखें तो मौन वाचन होता है वो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। तो क्योंकि पद्य में हमें बोलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो जाएगा मौन वाचन इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, डी है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आगमन विधि होती है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है आगमन विधि। तो यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी होती है पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, व्याकरण में या फिर लेखन में? तो भाषा संसर्ग विधि जो होती है ये व्याकरण के लिए उपयोगी होती है और ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना, विचार करना। तो विचार करना जो है ये आधारभूत कौशल में शामिल नहीं होता है और बाकी तीनों कौशल में शामिल होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन, निगमन, प्रदर्शन या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर विद्यार्थी प्रयोगशाला में कार्य करते समय जो विधि का अनुसरण करता है वो है आगमन विधि। चलिए, भाषा अधिगम के कारण होते हैं और भाषा अधिगम के कितने कारण होते हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो भाषा अधिगम के जो कारण होते हैं वो उपरोक्त सभी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इसका उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11, 12, 13 या फिर 14। तो हम कहेंगे कि इसमें स्वरों की संख्या होती है 11। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है ये कितने प्रकार की होती है? 40, 47, 31, 33। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो संख्या होती है ये होती है 33, 33। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, प्रस्तावना से या फिर स्पष्टीकरण से? तो यहाँ पर बालक को पता चल जाता है प्रस्तावना से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत अभिनय विधि या डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए ये सभी प्रयोग में लाई जा सकती है और ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खेल विधि नहीं है? किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि या फिर व्याख्या विधि? तो देखिए, जो खेल विधि नहीं है वो होगी व्याख्या विधि, क्योंकि ये तो बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयुक्त होती है और जो किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, ये छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपगम में कितने पद या सोपान हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसके अंदर 5 सोपान होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि
में रचना को पूर्ण करता है। डाल्टन विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि या फिर व्याख्या विधि, तो यहाँ पर वो विधि हो जाएगी डाल्टन विधि, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी होती है? व्याकरण, अनुवाद विधि, ध्वनि साम्य विधि, उच्चारण विधि या फिर अनुकरण विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली जो विधि है वो हो जाएगी ध्वनि साम्य विधि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर, ध्वनि साम्य विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। तो इसके लिए मुख्य प्रकार या स्वरूप क्या है? सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या डी है उपरोक्त सभी प्रकार। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, सृजनात्मक गद्य, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये विधि कौन सी है? अनुकरण, व्याख्या, ध्वन्यात्मक विधि या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षक पहले उच्चारण करते हैं, छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वो शिक्षक का अनुकरण कर रहे हैं, तो विधि हो जाएगी यहाँ पर अनुकरण विधि। अगला क्वेश्चन हमारा है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम या फिर डेविस। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इकाई जो पाठ योजना है जिसके प्रवर्तक हैं मॉरिसन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता का अर्थ होता है। कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कविता का अर्थ होता है वो इन सभी रूपों में हो सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई जो होती है वो होता है शब्द, ऑप्शन बी, क्योंकि हम सार्थक इकाई की बात कर रहे हैं तो सार्थक इकाई में शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कविता शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो इन सभी के लिए होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आगमन जो विधि होती है उसमें जो पालन नहीं होता है वो होता है नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक हैं बीएस ब्लूम, डेजी मॉर्विन, डेविस या फिर किलपैट्रिक। तो परिवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक हैं डेजी मॉर्विन, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाचिक अभिनय में किया जाता है विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, शिक्षक द्वारा अभिनय नाटक करना या डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वाचिक अभिनय होता है इसमें विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना किया जाता है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाचन शिक्षण की मुख्य प्रमुख विधि है अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, उपरोक्त दोनों या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वाचन शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो है उपरोक्त दोनों प्रकार की, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है सूत्र विधि, आगमन, निगमन, समवाय, व्यास विधि। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की जो विधि नहीं होगी वो होगी व्यास विधि, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है और यह विधि है समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो विधि होती है ये होती है समवाय विधि, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन या फिर एपिस्कोप।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए लिंगुआ फोन का उपयोग किया जाता है शुद्ध उच्चारण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की इकाई योजना की, दल शिक्षण की, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन की। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता, एक ही उत्तर होता है, कई उत्तर होते हैं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता जो नहीं है वो होगी कई उत्तर होते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होता है। तो यहाँ पर कई उत्तर होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। विद्यार्थी को, शिक्षकों को, या फिर प्रधानाध्यापक को, या फिर डी है किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पाठ्य योजना होती है उसका निर्माण का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है शिक्षक को, क्योंकि पाठ्य योजना शिक्षक ही बनाते हैं और उस योजना के तहत शिक्षक बच्चों को अध्यापन करवाते हैं, तो शिक्षक को यहाँ पर सर्वाधिक लाभ मिलता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।